Yes, friends, very good morning. Chalo, can we start? Chaliye. We'll quickly revise what we have seen yesterday and we'll discuss some of the exam question आज एक दो discuss कर लेते हैं and then we'll continue the provision. Okay. So yesterday we had started with the residential status, right? From start, section number 1 deals with short title, extent and commencement. Section number 2 definitions. इसमें हमने section 225A देखा था, definition of section 231 definition of person, 29 definition of assessment year, section number 3 previous year, 4 charging section, 5 डिस्कस किया नहीं था बट स्कोप ऑफ टोटल इनकम डिपेंडिंग अपॉन रेसिडेंशियल स्टेटस आपके इनकम में क्या क्या इंक्लूड करना है. सेक्शन 6 रेसिडेंशियल स्टेटस, इसमें 6.1 डील्स विथ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, 6.6 एडिशनल कंडीशंस फॉर इंडिविजुअल, 6.1a डीम्ड रेसिडेंट, राइट, 6.2 HUF, 6.3 कंपनी, 6.4 रिमेनिंग ऑल पर्सन्स, राइट. तो प्रोविजंस of section 6.1, when an individual will be said to be a resident, if he or she stays in India for 182 days or more or 60 days or more in previous year and 365 days or more in preceding 4 previous year. दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करते तो रेसिडेंट, दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते तो नॉन रेसिडेंट, राइट. दोनों में से एक भी कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हैं, इफ यू आर रेसिडेंट देन फर्दर यू नीड टू चेक सेक्शन 6.6 एडिशनल कंडीशंस टू डिसाइड वेदर एन इंडिविजुअल इज आरओआर. तो आरओआर के दो कंडीशंस क्या थे? आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एट लीस्ट 2 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर द पर्सन शुड बी रेसिडेंट, एंड सेकेंड आउट ऑफ 7 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 730 days or more अगर स्टे इंडिया में, तो इन दैट केस द पर्सन विल बी सेड टू बी आरओआर. दोनों के दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होते हैं तो आरओआर. इफ एनी वन कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड और बोथ कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड देन आर एनओआर, राइट. फॉर दिस सेकेंड कंडीशन वी हैड सीन सम एक्सेप्शन. तो व्हाट वेयर द एक्सेप्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, एक्सेप्शन में इन ऑल केसेस इंडियन सिटीजन जरूरी है, राइट. तो फर्स्ट पॉइंट, इंडियन सिटीजन हु इज गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, एम्प्लॉयमेंट में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी इंक्लूड होगा, राइट. सेकेंड, इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन बाउंड शिप, मतलब जो इंडिया के बाहर जा रही है, राइट. अब इन दिस केस 182 डेज वाली कंडीशन तो अप्लाई होगी, लेकिन नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने के लिए स्पेसिफिक रूल दिया हुआ है, रूल नंबर 126. नाउ दिस रूल सेज अगर आप क्रू मेंबर हो तो डेट एंटर्ड इनटू विच डॉक्यूमेंट? कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट. इसमें जो डेट एंटर हो गया एज अ ज्वाइनिंग इन टिल डेट एंटर्ड इनटू कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एज साइनिंग ऑफ, ये जो पीरियड होगा वो आपको एक्सक्लूड करना है, इंडिया के स्टे में इंक्लूड करना नहीं है, राइट. थर्ड एक्सेप्शन, इंडियन सिटीजन और person of Indian origin. Person of Indian origin means individual parents or grandparents are been born in undivided India, right. तो Indian citizen और person of Indian origin जिनका Indian income 15 lakhs या उससे कम है, तो in that case 182 days वाली कंडीशन ही अप्लाई होगी. सेकेंड कंडीशन हम चेक नहीं करेंगे, राइट. इससे रिलेटेड एक और पॉइंट ऐड करा हुआ था, अगर आप इंडियन सिटीजन हो और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो and your Indian income is greater than 15 lakhs, then that case 182 days or more ये कंडीशन रहेगी. और जो सेकेंड कंडीशन थी नॉर्मल केस में 60 days or more in previous year and 365 days or more in preceding 4 previous year, यहाँ पे 60 days की जगह 120 days किया हुआ था, राइट. अब इसमें फर्दर पॉइंट ये था कि अगर आप 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो फर्दर आरओआर विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 6.6. अगर आप 120 डेज से ज्यादा एंड 181 डेज से कम स्टे कर रहे हो एंड प्रेसिंग 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज से ज्यादा स्टे कर रहे हो तो डायरेक्टली आर एन ओ आर,
अगर आप 120 डेज से ज्यादा स्टे कर रहे हो, ठीक है, एंड प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में आपका स्टे 365 डेज से कम है, तो वी कैन से ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इन दैट केस नॉन रेसिडेंट डायरेक्टली, बराबर. एंड इफ इट इज 119 days or less, then non-resident. So this provision we had seen. And then section 6(1)(a) deemed resident वाला भी हमने clause या section पढ़ा था. What were the conditions? First of all, person should be Indian citizen, right? Second, his tax liability in any other country is nil, and उसका Indian income 15 लाख से ग्रेटर होना चाहिए. अगर ये तीनों के तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करते हो तो सच पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज RNOR. यहां पे उसका नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया आपको देखना ही नहीं है, इवन इफ इट इज 0 days, लेकिन ये तीन कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो डायरेक्टली RNOR, राइट. टिल दिस वी हैड सीन. देन उसके बाद हमने सेक्शन 6(2) भी पढ़ा था. 6(2) डील्स विद HF. HF के केस में सिंपल पार्ट था, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां पे सिचुएटेड है वो देखना है. अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आइदर होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, देन रेसिडेंट. इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट wholly situated abroad, then that case non-resident. And if resident, then further it will be classified into ROR or RNOR. For this section 6(6) के कंडीशन एडिशनल जो दो कंडीशन थे वो चेक करेंगे, लेकिन किस पे चेक करेंगे? कर्ता पे चेक करेंगे. अगर कर्ता दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम HF को रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान के चलेंगे, राइट. फर्दर सेक्शन 6(4) हमने पढ़ा था, रेस्ट ऑफ द पर्संस, पार्टनरशिप फर्म, LLP वगैरह वगैरह. सेम क्लॉज था यहां पे. इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, देन रेसिडेंट. इफ 100% सिचुएटेड अब्रॉड, देन नॉन रेसिडेंट. पार्टनरशिप फर्म, AOP वगैरह वगैरह, फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ ROR RNOR इज नॉट कंसिडर्ड, राइट. यहां तक की कहानी हमने डिस्कस करी थी. एनी इश्यू सो फार? चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. एग्जाम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है. जब तक आपको प्रिंट आउट नहीं मिलता ये टॉपिक के, मैं सॉफ्ट कॉपी आज नहीं तो कल शेयर कर देता हूँ. एटलीस्ट तब तक हम सॉफ्ट कॉपी से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 15. प्रिंट आउटला थोडा टाइम लागणार, एक आठवडाभर तरी लागेल अजून. You are print out na? Till then I'll share this soft copy. Soft copy आज share कर. टेलिग्राम ला ग्रुप केला मॅडम ना. सॉफ्ट वाचा राहू दे. दिस इज एन एग्जाम क्वेश्चन. MTP में ये क्वेश्चन था 6 मार्क्स के लिए, एंड नवंबर 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. रीड. इज इट visible? Have you read? 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था. So if you have completed with reading, do tell me what is his residential status? Resident, ROR or NOR या non resident? One answer I got, RNOR.
क्या दिया है, सार्थक एन इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन लिविंग इन दुबई, 2006 में वो दुबई चला गया एंड नेवर केम टू इंडिया फॉर अ सिंगल डे सिंस देन। अभी भी हो गए हो। नॉन रेसिडेंट, if non-resident, why non-resident? Okay, and those who are saying non-resident, why non-resident? Stay in India कितना है, 0 days, right? But then Indian citizen दिया हुआ है, whenever it is Indian citizen you have to also check section 6(1)(a), right? क्या section 6(1)(a) के सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं? section 6(1) के कंडीशंस क्या कहते हैं? इंडियन सिटीजन होना चाहिए, टैक्स लाइबिलिटी इन अदर कंट्री शुड बी नील। अब देखिए क्या दिया है, दुबई में उसने 20 लाख कमाया लेकिन वहां पे ही इज नॉट लायबल टू टैक्स, मतलब उसकी वहां पे कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है। ये जो 5 लाख का इनकम है ये इंडिया का इनकम है, ये 8 लाख ये भी इंडिया का इनकम है, एंड इनकम अराइजिंग इन दुबई फ्रॉम अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। कल हमने एक नोट लिखा था कि अगर इंडिया के बाहर कोई बिजनेस है एंड वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है और कोई इंडिया के बाहर प्रोफेशन है लेकिन सेटअप फ्रॉम इंडिया, तो इन दैट केस हम उसको इंडियन इनकम ही मान के चलेंगे, मतलब ये भी इंडिया में टैक्सेबल होगा, ये अब्रॉड टैक्सेबल नहीं होगा, राइट? तो कितना आ रहा है इंडियन इनकम? 23 lakhs। तो इज इट एक्सीडिंग 10 lakhs, सॉरी 15 lakhs? तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो irrespective of his number of days stay in India, he will be considered to be a deemed RNOR। सेक्शन 6(1)(a) का यहां पे रेफरेंस लिखना होगा, ओके? एंड देन डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम तो अभी आपने बताया 23 lakhs, राइट? सेकेंड क्वेश्चन, what would be your answer if income arising in Dubai from profession set up in India is rupees 2 lakhs instead of 10 lakhs? Then that case total कितना होगा? 13 lakhs होगा, बराबर? सॉरी 15 lakhs होगा। 15 lakhs अगर एग्जैक्ट अमाउंट हो तो सेक्शन 6(1)(a) अप्लाई होगा या नहीं होगा? यहां पे हमने लिखा था 15 लाख से ग्रेटर होना चाहिए, अगर एग्जैक्टली 15 lakhs है तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, इट शुड बी ग्रेटर देन 15 lakhs। मींस नाउ दिस सेक्शन इफ इट इज नॉट एप्लीकेबल देन यू हैव टू चेक नंबर ऑफ डेज एंड हिज नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया इज 0 ओनली, so in that case he will be non-resident, right? And what would be your answer if Mr. Sarthak is not an Indian citizen but his parents were born in India, means he was a person of Indian origin and coming back to original data, तो उसका इनकम कितना है? अब इंडियन इनकम 23 lakhs है, तो रेसिडेंट होगा ROR, RNOR या नॉन रेसिडेंट? नॉन रेसिडेंट, क्योंकि सेक्शन 6(1)(a) सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए अप्लाई होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए अप्लाई नहीं होता, राइट? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर हो तो वो अर्लियर वाला एक्सेप्शन वाला क्लॉज लगेगा। अगर आपका टोटल इंडियन इनकम 15 लाख से ऊपर है तो एटलीस्ट 182 डेज और 120 डेज से ज्यादा तो स्टे इंडिया में करना चाहिए था, राइट? यहां पे ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, मींस ही विल बी नॉन रेसिडेंट। आर यू ऑल गेटिंग हाउ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड? तो यहां पे देखिए सेक्शन 6(1)(a) जिसमें ये फोकस करके रखा था कि सिर्फ इंडियन सिटीजन को वो एप्लीकेबल है, he will be able to write the proper answer। अदरवाइज बच्चों का एक कॉमन अजम्पशन होता है कि यहां पे इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, 15 लाख का रेफरेंस यहां पे भी है, तो 6(1)(a) के लिए भी ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कंसिडर करते हैं, विच विल बी रॉन्ग। सेक्शन 6(1)(a) के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं दिया हुआ, ओके? तो कैन वी राइट डाउन? विल से हाउ टू प्रेजेंट द आंसर। So practice book में we are writing second answer ना, question number 15, page number 37, page number 37।
क्वेश्चन बैंक में से। तो क्वेश्चन बैंक के लिए कोई रेफरेंस ऐसा सच लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो बुक आपके पास होगी, राइट। स्टडी मटेरियल से अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वो रेफरेंस लिखिए वहां, ओके। एंड जो क्वेश्चन बैंक है मैंने सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है, बट फिर भी यहाँ पे हम आंसर करेंगे, ओके। नहीं तो आपके ऊपर रिलाई करा तो आधे से ज्यादा बच्चे तो होमवर्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेटर विल राइट इट ओवर हियर ओनली, एटलीस्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो दैट वी कैन डिस्कस इट हाउ टू प्रेजेंट, एंड सम क्वेश्चंस व्हिच विल बी सिमिलर टू दैट विल बी होमवर्क, ओके। चलो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट। कैन आई जस्ट डिक्टेट इंस्टेड ऑफ मी राइटिंग? I'll just dictate, okay. Write down. Mr. Sarthak is an Indian citizen. आप प्रोविजन करके हेडिंग लिखिए, अगर डायरेक्टली पॉइंट लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग द ही इज एन इंडियन सिटीजन, एंड देन नीचे एज पर सेक्शन 6(1)(a) आई वाज कंसीडरिंग टू राइट, ओके। तो यू कैन चेंज इन एनी मैनर। राइट डाउन। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आप आंसर कर रहे हो डायरेक्ट टैक्स में, इसका कोई एज सच स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, या ये भी मैंडेटरी रिक्वायर्ड नहीं है कि जो सेक्शन में लिखा है सेम वर्डिंग आने चाहिए। सेक्शन का रेफरेंस दे करके यू कैन फ्रेम दैट आंसर इनटू सिंपल इंग्लिश। वो कंटेंट होना जरूरी है, सेम लॉ की लैंग्वेज होनी एज सच रिक्वायर्ड नहीं है, ओके। सो यू कैन फ्रेम इन एनी मैनर, ओके। सो राइट डाउन मिस्टर सार्थक इज एन इंडियन सिटीजन। जो मैं आंसर कर रहा हूं आईसीआई का सजेस्टेड के बेसिस पे है आंसर, ओके। मिस्टर सार्थक इज एन इंडियन सिटीजन लिविंग इन दुबई, and has never came to India during previous year. Mr. Sarthak is an Indian citizen living in Dubai and has never came to India during previous year. Hence, number of days stay in India is 0. Hence, number of days stay in India is 0. Written. Next line. Write down. However, same point. However, comma. He is Indian citizen, comma. Next line. Having total income ब्रैकेट में excluding from foreign source, having total income ब्रैकेट में excluding foreign source मतलब इंडियन इनकम, ओके। excluding सॉरी यहाँ पे इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, excluding income from foreign source is ₹23 lakhs। अब ये 23 lakhs हमें वर्किंग दिखाना होगा, सो ब्रैकेट में वर्किंग नोट 1 लिखिए। वी हैव टू शो द कैलकुलेशन, सो ब्रैकेट में वर्किंग नोट 1 लिखिए। सो इज इंडियन सिटीजन हैविंग टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 23 lakhs which exceeds ₹15 lakhs during previous year, which exceeds ₹15 lakhs during previous year. And next line, he is not liable to tax in any other country. रिटर्न। ये तीनों पॉइंट्स हमने सेक्शन 6(1)(a) के ही लिखे, राइट। सो बिलो दिस राइट डाउन, हेंस he would be deemed
resident in India, he would be deemed a resident in India for previous year 23-24 by virtue of section 6(1)(a). By virtue of section 6(1)(a). As you are saying कि हमें अगर प्रेजेंट करना है तो we could have presented like this provision as per section 6(1)(a. If an individual satisfies these conditions, he will be regarded as deemed resident. And then we would have written कि कौन ये नाम Mr. Sarthak is satisfying all the condition, therefore he is a deemed resident, right? So anyhow you present simple English में present करना है, okay? कोई हाई-फाई English language use करनी नहीं है, कोई technical jargons use करना नहीं है, okay? Simple जो आपको frame करने में simple हो and examiner को समझ में आए, okay? That is the most important thing. कि आप कहना क्या चाहते हो वो एग्जामिनर को समझना जरूरी है, ओके? राइट डाउन. फर्दर, डीम्ड रेसिडेंट इज ऑलवेज रेसिडेंट बट नॉट ordinarily resident but not ordinarily resident. So you have to underline section 6(1)(a. deemed resident को underline करो and resident but not ordinarily resident. Done. Resident but not ordinarily resident or ordinary resident. अब यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस. तो इसका ये आंसर हुआ, ओके? सेकंड, यू आर सपोज टू कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम. सो विल शो टैक्सेबल इनकम. इसी का रेफरेंस हमने ऊपर दिया था वर्किंग नोट 1. तो वर्किंग नोट 1, टोटल टैक्सेबल इनकम ब्रैकेट में अदर देन foreign income, particulars rupees. इसमें फर्स्ट इनकम accrued in India ₹5 lakhs. ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सेम. Income accrued in India 5 lakhs. Then second, income deemed to accrue or arise in India. Income deemed to accrue in India 8 lakhs. And third point, income from or income in this right from profession. Income from profession in Dubai but set up in India. कितना ये 10 लाख. So total taxable income 23 lakhs. क्या हो? मेरा क्या? मेरा इनकम इससे थोड़ा सा कम है. चलो डन. सेकेंड क्वेश्चन, what would be answer if income arising in Dubai from profession setup is ₹2 lakhs instead of 10 lakhs? Write down. Second point, इनका आंसर ले लेते हैं. If income arising in Dubai, second answer लिखिए. If income arising in Dubai from profession
from profession set up in India is rupees 1 lakh instead of 10 lakhs. If income arising in Dubai from profession set up in India is rupees 2 lakhs instead of 10 lakhs. ये तो क्वेश्चन था. तो इन दैट केस इनकम क्या होगा एंड रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा वो लिखना था. इंस्टेड ऑफ 10 lakhs लिखा, कॉमा, his total income excluding income from foreign source ब्रैकेट में, excluding income from foreign source bracket complete would be only rupees 15 lakhs, would be only rupees 15 lakhs. Full stop. Since it does not exceed limit of rupees 15 lakhs, it does not exceed limit of rupees 15 lakhs. यहां पे आपने 15 lakhs ही लिखा ना, ये वाला इनकम. Since it does not exceed limit of rupees 15 lakhs, section 6(1)(a) would not be applicable. Section 6(1)(a) would not be applicable. 6(1)(a) कैसे लिखना है आपको ऑलरेडी पता है. 6 ब्रैकेट में 1 कैपिटल ए लिखना है, राइट. तो सेक्शन 6(1)(a) would not be applicable. Hence, he would not be deemed a resident. He would not be deemed a resident. Done. And write down next line. Next line लिखिए. As his number of days stay in India is 0, as his number of days stay in India is 0, as per section 6(1), as per section 6(1), he would be non-resident. He would be non-resident. Done. And further total income भी लिखना है ना. Write down there only, full stop. Non-resident लिखा, full stop. And his total income would be, total Indian income would be rupees 13 lakhs. Rupees 13 lakhs. अब तब तक मेरे ऊपर भरोसा रख करके 13 lakhs लिखिए. Why 13 lakhs will be discussing with section 5. Okay, section 5 में दिया हुआ है कि अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो ओनली दैट इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया और अक्रूड इन इंडिया विल बी टैक्सेबल इन इंडिया. अगर इनकम से प्रोफेशन से जो इंडिया के बाहर है, भले वो इंडिया में सेटअप है, लेकिन अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो वो पैसा इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा. तो उसके ऊपर हम आने वाले, वो सेक्शन 5 में डिस्कस करना है. तब तक क्योंकि ये क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट राइट डाउन. His total Indian income will be rupees 13 lakhs, right? Why I'm considering Indian income 13 lakh? Because he's a non-resident now. Non-resident के केस में कौन सा इनकम इंडिया में टैक्सेबल होना है वो अभी हमें डिस्कस करना है. सेक्शन 5 बताएगा हमें. ओके, रिटर्न थर्ड पॉइंट. क्वेश्चन ये था थर्ड में दैट अगर वो इंडियन सिटीजन ना होकर के पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, देन व्हाट विल बी द सिनेरियो. Write down third answer. If Mr. Sarthak is not an Indian citizen, if Mr. Sarthak is not an Indian citizen and his parents were born in India,
and his parents were born in India, he would be person of Indian origin. He would be person of Indian origin, comma, provisions of section 61A, provisions of section 61A does not apply, provisions of section 61A does not apply to person of Indian origin. Provision of section 61A does not apply to person of Indian origin. Full stop. Hence, he would be non-resident, during previous year 23-24. He would be non-resident during previous year 23-24, and his total income would be rupees 13 lakhs. Total income would be rupees 13 lakhs. Full stop. बस इतना सा लिखना है आपको 6 मार्क्स के लिए. ओके, we'll discuss one more question from your study module. हमने कल फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया था ना स्टडी मॉड्यूल से. फर्स्ट क्वेश्चन तो लिखा भी था हमने, सेकंड जस्ट डिस्कस किया था हमने. विल डिस्कस थर्ड एंड फोर्थ. सेकंड वी आर डिस्कस्ड यस्टरडे. रीड थर्ड क्वेश्चन. मिस्टर बी कैनेडियन सिटीजन. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज बीन गिवन कैनेडियन सिटीजन, मतलब क्या कोई एक्सेप्शन? क्या? अक्षय कुमार. हाँ, अक्षय कुमार कनाडा से है क्या? उसके पास कनाडा का भी सिटीजनशिप है ना. ओके, वेरी गुड. तो यहां पे जब दिया हुआ है कनाडा सिटीजन, मतलब ही इज नॉट एन इंडियन सिटीजन, तो क्या कोई एक्सेप्शनल सिनारियो अप्लाई होगा? एक्सेप्शन, इफ यू रिमेंबर 3 केसेस थे एक्सेप्शन के. फर्स्ट, Indian citizen, employment outside India. Indian citizen, crew member of foreign bound ship. And third, Indian citizen or person of Indian origin visiting to India and earning income up to 15 lakhs, more than 15 lakhs. In all cases, Indian citizen clause था, right? तो यहाँ पे कैनेडियन सिटीजन दिया, मतलब एक्सेप्शन तो अप्लाई नहीं होगा. मतलब आपको बेसिक कंडीशन दोनों चेक करके देखने होंगे, राइट? दोनों में से अगर एक भी सेटिस्फाई करता है तो रेसिडेंट. डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस. सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए क्या है रेसिडेंशियल स्टेटस उसका? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट. ओके, तो 4 साल का दिया हुआ है. 4 साल का पहले रेसिडेंशियल स्टेटस दोनों कंडीशन चेक करना होगा. 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही क्या? 182 डेज वाली प्रीवियस ईयर के लिए चेक करना है. प्रीवियस ईयर आपका 23-24 रिस्पेक्टिवली दिया है, तो प्रीवियस ईयर 23-24 में स्टे कितना है? 70 डेज. मतलब 182 डेज वाली तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही. अब सेकंड कंडीशन चेक करना है, 60 डेज और मोर. 60 डेज और मोर तो है, लेकिन प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज और मोर होना चाहिए. कितना आ रहा है? 355. सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, देन दैट केस ही इज नॉन रेसिडेंट. एंड इफ नॉन रेसिडेंट, फर्दर आरओआर आरएनओआर का सवाल ही नहीं आएगा, राइट? इतने सिंपल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे. ये आंसर बताइए.
पहले एचएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस बता रहे हो क्या? नॉन रेसिडेंट, बिकॉज इट इज बीन गिवन ऑल पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन इन ऑस्ट्रेलिया. 100% कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज अब्रॉड, तो इन दैट केस एचएफ विल बी नॉन रेसिडेंट. तो यहां पे कर्ता को एडिशनल कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट एचएफ इज नॉन रेसिडेंट. नाउ आल्सो यू हैव टू टेल रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर ई. ई भी नॉन रेसिडेंट. नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट, बस दो ही ऑप्शन है वैसे, आरओआर, आर एन आर या एनआर. देखिए मिस्टर ए से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है. मिस्टर ई सॉरी कर्ता ऑफ एचएफ who was born in Kolkata, visits India. Now if he has born in Kolkata means he is a person of Indian origin, बराबर. Visits India during previous year 23-24 after 15 years, मतलब for the first time आ रहा है, पिछले 15 साल में वो इंडिया में नहीं था, right? He comes to India on 1st April 23 and leaves for Australia on 1st December 23. तो 1st April से डेज काउंट करो. April 30 days, the day on which he is coming to India, date of arrival काउंट करना है आपको. तो April 30, May 31, June 30, July 31, August 31, September 30, October 31, November 30, and when he is leaving 1st December. तो December 1, टोटल कितना आ रहा है? 245. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब वो रेसिडेंट है, राइट? एंड इफ ही इज रेसिडेंट एंड 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहां पे, राइट? तो आरओआर या आर एनओआर के लिए हमें सेक्शन 66 के एडिशनल कंडीशन चेक करना होगा, राइट? तो ईयर आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एटलीस्ट 2 टाइम्स वो रेसिडेंट होना चाहिए. लेकिन आपको दिया पिछले 15 साल वो इंडिया आया ही नहीं है, तो उसका स्टे इंडिया में एक दिन भी नहीं है, मतलब एक दिन आर. अच्छा आप डायरेक्टली आंसर ही बता रहे हो, वेरी गुड. तो फॉर द लास्ट 10 years ही वॉज नॉट रेसिडेंट फॉर अ सिंगल ईयर. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही. सेकंड कंडीशन मुझे चेक करने की जरूरत भी नहीं, डायरेक्टली आर एन ओ आर. सो मिस्टर ई इज आर एन ओ आर. सो हियर यू कैन सी मिस्टर ई का दिया हुआ है 245 days. सो इज अ रेसिडेंट. हाउएवर सिंस he has came to India after 15 years, he does not satisfy the additional condition for ordinary resident. Therefore, he is resident but not ordinarily resident, right? And HF के केस में जैसे कि आपने बताया कि whole business or whole control and management is situated out of India, therefore HF is non-resident, right? Such questions, HF related ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं वैसे. चलो यहां तक कोई डिफिकल्टी? कैन वी डिस्कस फर्दर? एक लास्ट पार्ट है अभी कंपनीज का रेसिडेंशियल स्टेटस, राइट? कंपनीज सेक्शन 6(3) रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी. कैन वी डिस्कस? कंपनी के केस में क्या दिया आपको? अगर इंडियन कंपनी है, नाउ व्हेन वी कैन से एन इंडियन कंपनी, कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट, आइदर 2013 हो या 1956 हो. तो अगर अपनी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है तो ऑब्वियसली ये कंपनी क्या होगी? रेसिडेंट होगी, राइट? अगर अदर कंपनी में डोमेस्टिक कंपनी भी आ सकती है और फॉरेन कंपनी भी आ सकती है, राइट? अब डोमेस्टिक कंपनी कौन सी आएगी? वो कंपनी जो इंडियन कंपनी नहीं है लेकिन जिन्होंने इंडिया में डिविडेंड पे करने का प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट करा हुआ है. इफ यू रिमेंबर डोमेस्टिक कंपनी में 2 पार्ट थे. फर्स्ट, इंडियन कंपनी इज ऑलवेज डोमेस्टिक कंपनी. सेकंड, एनी अदर कंपनी, मतलब इट इज नॉट रजिस्टर्ड इन इंडिया, विच हैज मेड प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन इंडिया. तो ऐसी कंपनी को भी हम डोमेस्टिक कंपनी कहेंगे. तो वो वाली कंपनी और फॉरेन कंपनी, मतलब इंडिया में रजिस्टर्ड भी नहीं है और इन्होंने इंडिया में कोई डिविडेंड पे करने का अरेंजमेंट भी नहीं करा हुआ है, राइट? तो सच कंपनी आपको चेक करना है where a poem is located. What do you mean by poem? यहाँ पे poem मतलब literal poem नहीं लेना है, आपके मॉड्यूल में भी poem दिया हुआ है. Place of effective management. Okay. फिलहाल के लिए place of effective management, again we can consider that place जहां से key decision making is been done. Okay.
वैसे ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट लॉ में डिफाइंड है, उसके सेवरल क्राइटेरियाज है कि कब हम कहेंगे कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट यहां पे लोकेटेड है, लेकिन वो जो क्राइटेरिया आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है वो फाइनल में। ओके, तो अपने लिए बस इतना समझ सकते हो कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मींस द प्लेस वेयर की डिसीजन मेकिंग इज बीन डन। जैसे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट था, सेम एस्पेक्ट में हम कंसिडर कर सकते हैं। इफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज होली सिचुएटेड in India, then resident. And if place of effective management is wholly situated abroad or even partly situated abroad, still non-resident. HUF के कंपैरिजन में आप उल्टा है। HUF में क्या था, 100% डिसीजन में से 1% भी डिसीजन अगर इंडिया में लेते हो तो वो रेसिडेंट था। अब कंपनी के केस में क्या दिया है, अगर आपका 100% डिसीजन मेकिंग इंडिया से हो रहा है देन ओनली रेसिडेंट, इवन 1% डिसीजन इज टेकन अब्रॉड देन नॉन रेसिडेंट। सिनारियो समझे पहले, ये बहुत रेयर सिनारियो है कि ये कंपनी का 100% डिसीजन मेकिंग इंडिया में आता। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी कंपनी अगर वो इंडियन कंपनी है, मतलब इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो ऑब्वियसली उसके डिसीजन मेकिंग तो इंडिया में ही होंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा, शायद से कंपनी लॉ में आपने पढ़ा रहेगा कि रजिस्टर्ड ऑफिस शुड बी इन इंडिया ओनली, इट शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया। तो रजिस्टर्ड ऑफिस इज अ प्लेस वेयर डिसीजंस विल बी डन, राइट। तो अपनी जो कंपनीज है जैसे टाटा, महिंद्रा, बिरला, देन रिलायंस, ये कंपनी नहीं है, अदानी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे जो लिमिटेड कंपनीज है, इनके केस में हमें देखना ही नहीं है कि डिसीजन कहां पे लिया जा रहा है। जब इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, ऑलवेज रेसिडेंट। ओके, द सिनेरियो इज रिलेटिंग टू दैट कंपनी जो इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज माइक्रोसॉफ्ट, मान के चलते कि माइक्रोसॉफ्ट वैसे यूएसए में रजिस्टर्ड है, इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन उन्होंने इंडिया में डिविडेंड पे करने का प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट किया हुआ है। माइट भी उन्होंने एक छोटा सा ब्रांच ऑफिस ओपन करके रखा है, सो दैट यहां से जो पैसे कमाएंगे वो पैसे यूज किया जाएगा पहले शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने के लिए, वो पे करने के बाद जो बैलेंस रहेगा वो यूएसए लेकर के जाएंगे, डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। सो सिंपल वर्ड्स में दे हैव मेड सम अरेंजमेंट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इन इंडिया। तो यहां पे ये माइक्रोसॉफ्ट कैन वी कॉल इट एज डोमेस्टिक कंपनी, क्योंकि डोमेस्टिक कंपनी के डेफिनेशन में कवर हो रहा है, राइट। अब सोचिए, माइक्रोसॉफ्ट का इंडिया में कोई एज सच ऑफिस नहीं है, सिर्फ डिविडेंड पेमेंट करने के लिए उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है। तो क्या माइक्रोसॉफ्ट 100% डिसीजन इंडिया से लेगी? क्या ऐसी कोई कंपनी जो इंडिया के बाहर लोकेटेड है, वहां पे रजिस्टर्ड है, इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी के डेफिनेशन में क्यों आ रही है? क्योंकि उन्होंने डिविडेंड पेमेंट का अरेंजमेंट किया हुआ है, राइट। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वो डोमेस्टिक कंपनी में आ रही है। लेकिन क्या ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, इंडियन कंपनीज एक्ट में, तो वो 100% डिसीजन इंडिया में करेंगे? क्या ये पॉसिबल है? वी कैन से टू रेयर सिनारियो, राइट। तो ऐसी कंपनी ऑब्वियसली एक डिसीजन तो डेफिनेटली बाहर से करेंगी, राइट। तो लॉ क्या कहता है कि डोमेस्टिक कंपनी जो डिविडेंड पेमेंट का अरेंजमेंट कर रही है, जो इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि अगर वो रजिस्टर्ड होती तो यहां पे कवर होता, राइट। तो डोमेस्टिक कंपनी जो इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन डिविडेंड पेमेंट का अरेंजमेंट किया हुआ है, अगर ऐसी कंपनी इंडिया में 100% डिसीजन लेती है, देन एंड देन ओनली रेसिडेंट। ओके, और अगर ये माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी जिन्होंने डिविडेंड पेमेंट का अरेंजमेंट किया इंडिया में, सो बाय डेफिनेशन दे आर कंसिडर्ड एज डोमेस्टिक कंपनी, लेकिन उनका एक डिसीजन भी यूएसए से लिया जाता है, अब्रॉड लिया जाता है, तो इन दैट केस सच कंपनी विल बी कॉल्ड एज नॉन रेसिडेंट। अब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कहने के लिए हम डोमेस्टिक कंपनी कह रहे हैं, दूसरे साइड से नॉन रेसिडेंट कह रहे हैं। डोमेस्टिक कंपनी का डेफिनेशन टैक्स के पर्सपेक्टिव से था, एंड रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट वाज फ्रॉम द इंक्लूजन ऑफ इनकम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, in this example, Microsoft, is it registered in India? No. Had they made prescribed arrangement for declaration and payment of dividend in India? मान के चल रहे, yes. तो by definition it is a domestic company. तो डोमेस्टिक कंपनी अगर हो तो इंडिया में अगर टैक्स आ रहा है तो कौन से रेट से लगेगा? 30% और 25% डिपेंडिंग अपॉन द टर्नओवर फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22, राइट। अब ये टैक्स किस पे लगेगा? टोटल इनकम पे लगेगा, राइट। अब टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमें ये देखना होगा कि आपकी इनकम में क्या क्या जोड़ना है, राइट। वो हमें कौन बताएगा? सेक्शन 5 बताएगा।
एंड सेक्शन 5 रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे बताता है, राइट। अब रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ दिस कंपनी इज अ नॉन रेसिडेंट। वाई नॉन रेसिडेंट? क्योंकि उन्होंने से फॉर एग्जांपल एटलीस्ट एक डिसीजन अगर अब्रॉड लिया हुआ है, मतलब यूएसए में लिया हुआ है, तो हियर बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6(4) दिस कंपनी विल बी कंसिडर्ड टू बी नॉन रेसिडेंट। है वो डोमेस्टिक कंपनी तो टैक्स रेट उनको ये लग रहा है, लेकिन फ्रॉम सेक्शन 6 पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉन रेसिडेंट, राइट। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन होती है कि आप एक साइड से कह रहे हो डोमेस्टिक कंपनी, दूसरे साइड से कह रहे हो नॉन रेसिडेंट। तो यहाँ पे इंडिविजुअल की जब हम बात कर रहे हैं तो एक साइड से हम कहते हैं इंडियन सिटीजन, लेकिन इंडियन सिटीजन भी नॉन रेसिडेंट हो सकता है, राइट। तो सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू डोमेस्टिक कंपनी भी नॉन रेसिडेंट हो सकती है, ओके। तो डिपेंडिंग अपॉन रेसिडेंशियल स्टेटस टोटल इनकम में क्या लेना है क्या नहीं लेना है ये हमें डिसाइड करना है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस का पर्पज ये है टोटल इनकम में इंक्लूजन, एंड डोमेस्टिक कंपनी का डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स रेट डिटरमाइन होगा। हैव यू अंडरस्टूड? नेक्स्ट सिनारियो, सपोज अमेजॉन अगेन यूएसए मेन कंपनी है, लेकिन आपको अगर पता हो तो अमेजॉन का जो इंडिया में बिजनेस है दैट इज रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट, अमेजॉन इंडिया लिमिटेड करके एक सेपरेट कंपनी है, राइट, विच इज अ सब्सिडरी ऑफ यूएसए कंपनी। तो बताइए अमेजॉन इंडिया लिमिटेड विल इट बी अ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट? रेसिडेंट, क्योंकि ये इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो डायरेक्टली रेसिडेंट, ओके। सपोज गूगल, वैसे गूगल का भी इंडिया में ऑफिस है, लेकिन टाइम बिंग में मान के चल रहा हूं कि गूगल इज रजिस्टर्ड इन यूएसए, इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, ओके। एंड नाइदर दे हैव मेड एनी अरेंजमेंट ऑफ डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन इंडिया। तो गूगल क्या होगा? यहां पे फॉरेन कंपनी होगा। अब फॉरेन कंपनी का अगर इंडियन इनकम हो तो टैक्स रेट क्या लगेगा? 40% हमने डिस्कस किया हुआ है। अब गूगल कंपनी जो यूएसए में रजिस्टर्ड है, इंडिया में उन्होंने डिविडेंड का भी अरेंजमेंट नहीं किया, तो ऐसी कंपनी क्या इंडिया में 100% डिसीजन लेगी? सवाल ही नहीं आता। इवन 1% डिसीजन इज टेकन अब्रॉड, देन दिस विल बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट, एंड क्वाइट लॉजिकल ऑल्सो, नॉन रेसिडेंट ही होना चाहिए, क्योंकि अगर उनका इंडिया में कोई एक्टिविटी नहीं है तो दे शुड बी अ नॉन रेसिडेंट। इसीलिए ये यहां पे क्लॉज रखा है होली इन इंडिया, ओके। तो ये इसलिए मैंने कहा शुरुआत में कि ये बहुत रेयर सिनारियो है कि वो कंपनी जो इंडियन कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, सिर्फ उन्होंने डिविडेंड का अरेंजमेंट किया रहेगा या नहीं किया रहेगा, उसके बेसिस पे वो डोमेस्टिक होगी या फॉरेन होगी, ठीक है। तो ऐसी कंपनी अगर 100% इंडिया में डिसीजन ले तो ही रेसिडेंट, विच इज वेरी रेयर सिनारियो, ओके। तो रेयर है या कॉमन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोविजन हमें समझना है। तो प्रोविजन क्या है? इंडियन कंपनी ऑलवेज रजिस्टर्ड रेसिडेंट, ओके। डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी, और वी कैन से अदर देन इंडियन कंपनी, if place of effective management is 100% situated in India, then resident. Even part situated abroad, then non-resident. तो HUF का एग्जैक्ट उल्टा है। यहाँ पे HUF में पार्ट अगर इंडिया में हो तो रेसिडेंट था, यहां पे पार्ट अगर इंडिया के बाहर है तो नॉन रेसिडेंट। हैव यू अंडरस्टूड दिस? विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद ऑल द पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6। चैप्टर खत्म नहीं हुआ, सिर्फ एक सेक्शन खत्म हुआ है यहाँ पे, सेक्शन 6। एनी डाउट सो फार? नाउ बेस्ड ऑन दिस रेसिडेंशियल स्टेटस हमें समझना है कि कौन सा इनकम आपका इंडिया में टैक्सेबल होगा, कौन सा इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, एंड दैट इज बीन गिवन इन सेक्शन 5। तो कैन वी डिस्कस? आर यू ऑल अवेक? यू श्योर? एवरीवन पे अटेंशन नाउ। अगर पर्सन इंडिविजुअल और HUF हो तो ROR, NOR या NR, ये 3 पॉसिबिलिटीज है, राइट। एनी अदर पर्सन जैसे कि पार्टनरशिप फर्म, LLP, कंपनी, AOP, BOI एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन दैट केस ये ROR एंड NOR एक ही होगा, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, राइट। तो यहां पे सेक्शन 5 टेल्स अस स्कोप ऑफ टोटल इनकम बेस्ड ऑन द रेसिडेंशियल स्टेटस। तो अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट वी आर डिस्कसिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5। तो व्हाट इट सेज, अगर कोई इनकम आपको इंडिया में रिसीव हो रहा है, इफ यू आर रिसीविंग इन इंडिया, तो इन दैट केस आप ROR हो तो बताइए इंडिया में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? पैसा कहां पे मिल रहा है आपको? इंडिया में मिल रहा है। तो अगर इंडिया में पैसा मिल रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट को उसका शेयर चाहिए, राइट। तो इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया, राइट।
अगर आप RNOR हो, मतलब ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हो, ठीक है, ऑर्डिनरी, आप सपोज इंडिया के बाहर स्टे कर रहे हो लेकिन पैसा मिल रहा है इंडिया में, तो क्या अपनी इंडियन गवर्नमेंट अपना हिस्सा लेने आएगी? डेफिनेटली। तो टैक्सेबल इन इंडिया। अगर आप नॉन रेसिडेंट हो, मतलब दोनों कंडीशन, बेसिक कंडीशन आपने सेटिस्फाई नहीं करा है, ठीक है, लेकिन आपको पैसा मिल रहा है इंडिया में, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट अपना हिस्सा लेगी? डेफिनेटली। पैसा अपने कंट्री में मिल रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट थोड़ी ना छोड़ेगी। इट इज ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। सो कैन वी से कि अगर पैसा इंडिया में मिल रहा है, irrespective of residential status, always taxable in India. Second scenario, income accrued in India. वैसे accrued का मीनिंग क्या है डिटेल में समझना है सेक्शन 9 में, ठीक है, डीम accrued। फिलहाल इतना समझ सकते हैं, accrue मतलब सोर्स ऑफ इनकम इज इन इंडिया, राइट। तो जिसके बेसिस पे कोई एसेट या कोई नेचर या कोई भी एक्टिविटी जो जिसके बेसिस पे इनकम आ रहा है, वो एक्टिविटी एसेट इंडिया में लोकेटेड, तो इन दैट केस विल अज्यूम कि इट इज अक्रूड इन इंडिया। ओके, अगर कोई इनकम इंडिया में अक्रू हो रहा है एंड आप ROR हो, मतलब फॉर एग्जांपल से मुझे डिविडेंड मिल रहा है एंड कंपनी है इंडियन कंपनी, कहना है डिविडेंड मुझे जो मिल रहा है वो अक्रू हो तो इंडिया में हो रहा है, राइट। और से फॉर एग्जांपल मुझे रेंटल इनकम मिल रहा है, प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन इंडिया, तो अगर प्रॉपर्टी इंडिया में लोकेटेड है तो सोर्स ऑफ इनकम क्या है? रेंटल इनकम। वो प्रॉपर्टी है जो इंडिया में लोकेटेड है, सो आई कैन से द इनकम इज अक्रूड इन इंडिया। ओके, डिटेल में समझेंगे अक्रूड, डीम्ड टू बी अक्रूड, लेकिन फिलहाल अक्रूड इन इंडिया। अगर आप ROR हो तो क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होगा? एसेट इंडिया में लोकेटेड है ना, जिस एसेट के बेसिस पे आप पैसा कमा रहे हो वो तो इंडिया में लोकेटेड है, तो अपनी गवर्नमेंट कहती है इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया इफ यू आर ROR। अगर आप RNOR हो तो एसेट तो इंडिया में लोकेटेड है, तो इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। एंड अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो अगेन टैक्सेबल, एसेट तो इंडिया में लोकेटेड है, तो वी कैन से इफ एसेट इज लोकेटेड इन इंडिया और इट इज इनकम इज अक्रूड इन इंडिया, irrespective of residential status, always taxable in India. Okay. Third situation, income is received abroad. इनकम आपको या पैसा कहां पे मिल रहा है? इंडिया के बाहर, एंड अक्रूड ऑल्सो अब्रॉड। अक्रूड ऑल्सो अब्रॉड मतलब रिसीव भी इंडिया के बाहर, अक्रू भी इंडिया के बाहर। फॉर एग्जाम्पल सपोज आप से USA के सिटीजन हो, आपकी वहां पे कोई एक फ्लैट था एंड वहां से आपको रेंटल इनकम मिल रहा है डॉलर में, वहीं पे मिल रहा है। ओके, तो रिसीव अब्रॉड, अक्रूड ऑल्सो अब्रॉड। ओके, अगर आप ROR हो, इनकम रिसीव्ड अब्रॉड, अक्रूड अब्रॉड, क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होगा? यस है, तो आप ROR ना। ROR मीन्स आप ऑर्डिनरली अपने रेसिडेंट हो। अगर आप ऑर्डिनरली हमारे रेसिडेंट हो तो इन दैट केस रिमेंबर वन सेंटेंस, ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया। आप चांद पे जाकर के पैसा कमाओ, मार्स पे जाकर के पैसा कमाओ, टैक्स आपको इंडिया में ही देना होगा। क्यों? क्योंकि आप ROR हो, ठीक है। सो ROR के केस में रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया। ओके, सेकेंड सिनारियो, योर RNOR, योर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब पैसा मिला कहां पे? इंडिया के बाहर। अक्रू कहां पे हो रहा है? इंडिया के बाहर। तो बताइए क्या ये अब अप्रोप्रिएट होगा कि आप इंडिया में टैक्स लगाओ? नहीं, तो इन दैट केस नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। RNOR के केस में आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हो इंडिया के, पैसा भी आपको इंडिया के बाहर मिल रहा है एंड अक्रू भी इंडिया के बाहर हो रहा है, तो इन दैट केस इट वोंट बी टैक्सेबल इन इंडिया। लेकिन एक्सेप्ट अगर बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है, अगर बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है। अब देखिए, से फॉर एग्जांपल आप RNOR हो, मतलब ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हो, आप इंडिया में बहुत कम पीरियड के लिए रहते हो, से USA में मेजर पीरियड के लिए रहते हो। ओके, आपका USA में बिजनेस है, ओके, तो वहां पे एसेट लोकेटेड है, वहां पे डॉलर में पैसा मिल रहा है, लेकिन जितने भी डिसीजंस है कंट्रोल जो इंडिया से हो रहा है। ओके, हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप सारे जो डिसीजन ले रहे हो वो इंडिया से, तो बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया,
तो अगर यूएसए में कोई पैसा कमा रहे हो आप, भले वो डॉलर में, लेकिन इनकम का रीजन क्या है, उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल वो तो इंडिया से हो रहा है, राइट। तो इन दैट केस अपनी लॉ कहती है कि अगर बिजनेस कंट्रोल इंडिया से हो रहा है तो भले आप आर एन आर हो, इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया इवन इफ इट इज रिसीव्ड अब्रॉड और अक्रूड अब्रॉड, ओके। एंड सिमिलरली इन केस ऑफ प्रोफेशन, इफ इट इज सेटअप इन इंडिया, तो प्रोफेशनल एक्टिविटी इंडिया से सेटअप की गई है, देन इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया इवन इफ यू आर एन ओ आर एंड रिसीव्ड अब्रॉड, अक्रूड अब्रॉड, ओके। एसेट लोकेटेड कहां पे है, इंडिया के बाहर, पैसा मिल कहां पे रहा है, इंडिया के बाहर, लेकिन प्रोफेशन जो है वो इंडिया से सेटअप किया जा रहा है अगर, तो इन दैट केस इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। हैव यू अंडरस्टूड? सिमिलरली अगर आप नॉन रेसिडेंट हो, पैसा इंडिया के बाहर मिल रहा है एंड अक्रू भी इंडिया के बाहर हो रहा है, तो इन ऑल केसेस इट वोंट बी टैक्सेबल इन इंडिया। भले बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो या प्रोफेशन इंडिया से सेटअप हो, फिर भी आप नॉन रेसिडेंट हो तो हम इंडिया में टैक्स नहीं लगाएंगे, ओके। तो जो अब एग्जांपल हमने सॉल्व करा था, जो एग्जाम क्वेश्चन था ये वाला, सार्थक वाला, यहां पे देखिए प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया, राइट। ये 10 लाख वाला सेटअप इन इंडिया, ये 5 लाख यानी ये 8 लाख अक्रूड इन इंडिया, तो अक्रूड इन इंडिया तो ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया भले आप नॉन रेसिडेंट हो, राइट। तो डीम रेसिडेंट वाला अगर क्लॉज एप्लीकेबल नहीं था सेकंड सिनेरियो में, तो इन दैट केस यू आर नॉन रेसिडेंट, एंड नॉन रेसिडेंट के केस में अगर बिजनेस और प्रोफेशन इंडिया के बाहर है, भले सेटअप है इंडिया से, फिर भी यहां पे नॉन रेसिडेंट के केस में इट विल नॉट बी टैक्सेबल इन इंडिया, इसलिए हमने 13 लाख लिखा था, ओके। मींस ये सिर्फ 5 लाख यानी ये 8 लाख हमने कंसीडर करा था, यहां पे जो 2 लाख सेकंड सिनेरियो में दिया था वो हमने टैक्सेबल नहीं किया था। क्यों टैक्सेबल नहीं किया था? बिकॉज इनकम अक्रूड अब्रॉड, रिसीव्ड ऑल्सो अब्रॉड, भले वो सेटअप है इंडिया से, लेकिन वो टैक्सेबल इंडिया में कब होगा, अगर आप आर एन ओ आर हो, एनआर हो तो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, ओके। अगेन राइट फ्रॉम स्टार्ट, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, एसेट कहां पे लोकेटेड मुझे देखना ही नहीं है, अगर पैसा इंडिया में मिल रहा है ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। इसका सिनारियो सपोज फॉर एग्जांपल से कोई एक यूएसए का रेसिडेंट है, यूएसए का रेसिडेंट है फॉर एग्जांपल कौन से टॉम क्रूज, यूएसए का रेसिडेंट, ठीक है, एंड उसने एक फ्लैट रेंट पे दिया हुआ है, ठीक है, फ्लैट लोकेटेड इन यूएसए, ओके। टू किसको दिया हुआ है, वो भी यूएसए का ही रेसिडेंट है, से जो बाइडेन को दिया हुआ है, ठीक है। पैसा जो है वो डॉलर में दिया जा रहा है, नहीं एक काम करते हैं, फ्लैट लोकेटेड यूएसए में, एंड टॉम क्रूज ने कहा कि उसका एक अकाउंट है इंडिया में, ओके। जो बाइडेन से कहा कि वो पैसा यहां पे डिपॉजिट करो। अब जो पे कर रहा है वो यूएसए का रेसिडेंट है, मतलब इंडिया का नॉन रेसिडेंट है, जो रिसीव कर रहा है वो भी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन रेसिडेंट है। एसेट लोकेटेड कहां पे है, यूएसए में, लेकिन पैसा रिसीव कहां पे हो रहा है, इंडिया में। क्या ये पैसा इंडिया में टैक्सेबल होगा? यस, इट इज रिसीव्ड इन इंडिया, राइट, it is taxable in India irrespective of residential status, it will be taxable in India. Second scenario, accrued in India, ये एग्जांपल लेकर चलते हैं। सपोज टॉम क्रूज का एक फ्लैट है मुंबई में, ठीक है, उसने रेंट पे दिया हुआ है जो बाइडेन को, ओके। जो बाइडेन फ्रीक्वेंटली इंडिया में जब आता है तो ये फ्लैट यूज कर सकता है मोदी से मिलने के लिए। अब यहां पे रेंट जो है से जो बाइडेन ने डॉलर में पे किया यूएसए में, ओके। अब पे करने वाला यूएसए का रेसिडेंट है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन रेसिडेंट, रेसिपेंट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन रेसिडेंट। पैसा मिल कहां पे रहा है, यूएसए में मिल रहा है, लेकिन एसेट तो लोकेटेड है इंडिया में, तो कैन वी कॉल इट एज अक्रूड इन इंडिया। सो इफ एसेट इज अक्रूड इन इंडिया, जो भी रेंट ये फॉरेन में भले आप पे कर रहे हो, उसका टैक्स आपको इंडिया में पे करना होगा, okay, then have you understood so far? Now there is one section called as section 7, deemed to be received in India। मतलब भले आपको रिसीव हो नहीं रहा, लेकिन हम मान के चलेंगे कि इट इज रिसीव्ड इन इंडिया। अब इसके सेवरल पॉइंट्स है, जस्ट मैं आपको ब्रीफ
एज एन एग्जाम्पल दे रहा हूं। सपोज आप से मेरे एम्प्लॉय हो, ठीक है, मेरी एक कंपनी है, आप मेरे एम्प्लॉय हो हैं, एंड आपको सैलरी दी जा रही है से 10 लाख रुपीज। बात क्या थी, कितनी? 10 लाख रुपीज सैलरी दी जा रही है, ठीक है, चलो पर मंथ सैलरी दी जा रही है, कहने के लिए क्या फर्क पड़ने वाला है, पर मंथ आपको सैलरी दी जा रही है 10 लाख। क्या ये 10 लाख टैक्सेबल होगा इंडिया में? अज्यूमिंग द कंपनी इज इन इंडिया से, इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। लेकिन आपने प्रोविडेंट फंड सुना रहेगा, जो जॉब करते हैं उनका एक पार्ट अमाउंट डिडक्ट होता है एंड वो डिपॉजिट होता है प्रोविडेंट फंड में, एंड रिटायरमेंट के टाइम आपको वो पैसा मिलेगा। ओके, तो से 10 लाख जो आपको सैलरी मिल रही है, इन हैंड 10 लाख नहीं मिलेगा, इसमें से सम अमाउंट विल बी रिड्यूस्ड, राइट? से प्रोविडेंट फंड का 1 लाख रुपए रिड्यूस हो रहा है, ओके, एंड आपको इन हैंड सैलरी मिल कितनी रही है? 10 लाख, एंड ये 1 लाख जो है आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है। तो एक्चुअल में आपको रिसीव कितना हो रहा है? 9 लाख। 1 लाख भले आपका पैसा है, लेकिन आपको रिसीव नहीं हो रहा, आपके फ्यूचर रिटायरमेंट अकाउंट में वो पैसा डिपॉजिट हो रहा है। आपको मिलेगा कब? रिटायरमेंट के टाइम रिसीव होगा, राइट? तो यहां पे एसएससी कुड हैव सेड कि पैसा तो मुझे मिल नहीं रहा, मुझे तो सिर्फ 9 लाख मिल रहा है, तो रिसीव्ड इन इंडिया इज ओनली 9 लाख, तो मैं सिर्फ टैक्स 9 लाख पे करूंगा। लेकिन ये 1 लाख जो है आपके प्रोविडेंट फंड में जो जमा हो रहा है, भले आपको अभी मिल नहीं रहा, फ्यूचर में किसको मिलने वाला है? आप ही को मिलने वाला है, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, राइट? तो अगर कोई क्लॉज नहीं होता तो एसएससी वुड बी लैंडिंग अप पेइंग ओनली 9 लाख। तो इसीलिए सेक्शन 7 में लिखा गया है कि अगर कोई पैसा आपका प्रोविडेंट फंड में जमा हो रहा है, इवन इफ यू आर नॉट रिसीव्ड, वी विल अज्यूम दैट यू हैव रिसीव्ड इन इंडिया। ओके, सो अज्यूम्ड बेसिस पे इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। तो एक जस्ट एग्जांपल दिया है, इसके 3-4 अलग अलग क्लॉजेस है, लेकिन डीम टू बी रिसीव्ड हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, क्योंकि वी हैव टू डिस्कस व्हाट डू मीन बाय प्रोविडेंट फंड, उसमें भी एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, डिफरेंट सिनेरियो होता है, तो वो सैलरी में डिस्कस करेंगे। ओके, फिलहाल बस इतना समझिए, अगर सेक्शन 7 डीम टू बी रिसीव्ड में आप कवर हो रहे हो, तो अगेन टैक्सेबल इन इंडिया इन ऑल केसेस एज गुड एज इट इज रिसीव्ड इन इंडिया। ओके, there is one more section which is the largest part of this chapter, section 9, deemed to be accrued or arising in India। नॉर्मल केस में हम अक्रूवल मतलब कोई एक्टिविटी या एसेट इंडिया में लोकेटेड है ये मान के चलते हैं। ओके, नाउ देयर कैन बी सम सिनेरियो जहां पे एसेट इंडिया में लोकेटेड नहीं है, फिर भी आप इंडिया से पैसे कमा रहे हो, इंडिया का सोर्स है। ओके, इन दैट केस सेक्शन 9 हमें बताएगा कि कौन से केसेस में हम मान के चलेंगे कि आपका इनकम इंडिया से जनरेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अब तक जो अक्रूवल रिलेटेड में कह रहा था कि एक्टिविटी इंडिया में या एसेट इंडिया में लोकेटेड है। ओके, फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो आप, राइट? यूट्यूब का कोई ऑफिस इंडिया में लोकेटेड है, मान के चलते इंडिया में लोकेटेड नहीं है। ओके, आई डोंट नो वेदर इट इज देयर और नॉट। गूगल का ऑफिस है मुझे पता है, यूट्यूब का आई गेस कोई ऑफिस नहीं है इंडिया में। ओके, है, माइट बी देयर, मान के चलते फिलहाल के लिए यूट्यूब का कोई ऑफिस नहीं है इंडिया में। ओके, क्या फिर भी वो ऑपरेट कर सकते हैं इंडिया से? डेफिनेटली इंडिया से वो ऑपरेट कर सकते हैं। आगे जाके डिस्कस करेंगे कि यूट्यूब पे जो हम वीडियो जो देखते हैं उसका प्रोसेस क्या होता है, मतलब जो वीडियोस हम देखते हैं तो यहां पे सेव नहीं होता, उनका जो यूएसए में सर्वर है एंड वहां पे उनका जो बड़ा एक हार्ड डिस्क है जो स्टोर करने के लिए सर्वर के यहाँ पे, तो वहां पे वो डेटा स्टोर होता है, वो वीडियो जो है वहां पे स्टोर होता है। लेकिन जब भी आप एक्सेस करते हो, यहां से ओपन करते हो, तो द डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम दैट यूएसए टू आवर मोबाइल। ओके, इसकी प्रोसेस क्या होती है बाद में समझेंगे, क्योंकि इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू सम टैक्सेशन। ओके, तो सपोज यूट्यूब का कोई ऑफिस इंडिया में लोकेटेड नहीं है, जब भी हम कोई वीडियो ओपन करते हैं तो जो डेटा ट्रांसमिट होता है यूएसए से ट्रांसमिट होता है। ओके, क्या यूट्यूब का कोई एसेट लोकेटेड है इंडिया में? नहीं। लेकिन क्या यूट्यूब इंडिया से पैसे कमा रहा है? डेफिनेटली, जो एड्स वगैरह आते हैं उससे यूट्यूब ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा कमा रहा होता है, राइट? तो अगर हमने सिर्फ अक्रूवल का मीनिंग ये लिखा कि एसेट लोकेटेड इन इंडिया ओनली, तो यूट्यूब तो इंडिया से इतना सारा पैसा कमाएगा एंड इंडिया में कोई टैक्स ही पे नहीं करेगा, राइट? तो ऐसे सिनारियोज के लिए, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ सिनारियोज, सेक्शन 9 लाया गया। सेक्शन 9 हमें बताएगा कि भले आपके एसेट लोकेटेड हो या ना हो, हम मान के चलेंगे कि वो पर्टिकुलर इनकम इंडिया में अक्रूड है। ओके, डिटेल में पढ़ना है, जस्ट मैं फिलहाल ब्रीफ आउट कर रहा हूं आपको। ओके, तो डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइजिंग इन इंडिया मींस अज्यूम्ड दैट इट इज अक्रूड इन इंडिया। In such case, again, it will be taxable for all the person as if it is accrued in India. Have you understood? तो देखिए,
अगर कोई इनकम इंडिया में अक्रिय हो रहा है एंड वो रिसीव भी इंडिया में हो रहा है, तो वो तो डेफिनेटली टैक्सेबल होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, राइट। अगर इंडिया में अक्रिय हो रहा है लेकिन रिसीव हो रहा है अब्रॉड, क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होगा? यस, क्योंकि इंडिया में अक्रियूड तो हो रहा है, राइट। सेकेंड सिनारियो, अक्रियूड अब्रॉड, इंडिया के बाहर ही अक्रिय हो रहा है लेकिन रिसीव्ड इन इंडिया, क्या वो टैक्सेबल होगा? यस, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। लेकिन रिसीव्ड ऑल्सो अब्रॉड, अक्रियूड इंडिया के बाहर, रिसीव्ड ऑल्सो इंडिया के बाहर, अब यहां पे मुझे देखना होगा आरओआर अगर हो तो टैक्सेबल, आर एनओआर अगर हो तो वैसे तो नॉट टैक्सेबल, लेकिन अगर वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल्ड है या प्रोफेशन इंडिया से सेटअप है, देन दैट केस टैक्सेबल। नॉन रेसिडेंट के केस में तो नॉट टैक्सेबल। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? एक बार प्रोविजन रीड कीजिए। ये वाला पार्ट सेम पार्ट वी हैव डिस्कस्ड। आपको सेक्शन 5 में वैसे पैराग्राफ में दिया हुआ है, बट इफ यू कंसीडर और रिमेंबर एज अ टेबल इट विल बी फार मोर सिंपलर। देन बेसिकली अब हमें डिस्कस करना है व्हाट डू यू मीन बाय रिसीव्ड इन इंडिया। रिसीव्ड का मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय अक्रूड, एंड देन डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया, दिस विल बी द बिगेस्ट पार्ट, सेक्शन 9 में दिया हुआ है। एंड डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया सेक्शन 7, जो मैं फिलहाल पेंडिंग रख रहा हूं, बाद में समझेंगे। ओके, तो हमें फोकस करना है रिसीट का मीनिंग क्या है। ओके, कैन वी डिस्कस? हाथ बोलो, कैन वी डिस्कस? स्टिल वी आर हैविंग 7-8 minutes, so we can discuss this first part, received in India. When we can say it is received in India, and if it is received in India, then it is taxable for all the persons, right? Say एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज अपना एसएससी है साहिल, ठीक है, उसका से फ्लैट है यूएसए में, ठीक है। साहिल इज एन इंडियन रेसिडेंट, उसने रेंट पे दिया हुआ है हरीश को। हरीश जो है वो नॉन रेसिडेंट है, मतलब यूएसए का रेसिडेंट है। ओके, हैरिस, नाउ हियर सपोज रेंट जो है से ₹10 लाख रेंट है। ओके, जो से डॉलर में पे होगा, वैसे यहां पे डॉलर को कन्वर्ट करके रुपीज में पे करेंगे, इक्विवेलेंट रुपीज कंसीडर करते हैं। ओके, फर्स्ट सिनारियो, साहिल ने कहा है हैरिस से कि उसका एसबीआई अकाउंट है कोल्हापुर में, आप क्या करो वहां से डायरेक्टली पैसा एसबीआई के अकाउंट में ट्रांसफर करो। एवरी मंथली जब रेंट ड्यू होगा, सपोज एवरी मंथ फर्स्ट को रेंट पे करना है, ओके, तो एवरी मंथली हैरिस रेंट पे कर रहा है एसबीआई के कोल्हापुर अकाउंट में, राइट। तो कैन वी से इट इज रिसीव्ड इन इंडिया? डेफिनेटली इट इज रिसीव्ड इन इंडिया। तो ये साहिल का जो इनकम 10 लाख रुपीज है वो टैक्सेबल इन इंडिया होगा, राइट। सेकेंड सिनारियो, सेम एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। साहिल का फ्लैट है यूएसए में, रेंट पे दिया हुआ है हैरिस को, ठीक है। रेंट इज से ₹1 लाख पर मंथ। ओके, अब यहां पे साहिल ने कहा कि उसका है अकाउंट बैंक तो से कोल्हापुर में, लेकिन एवरी मंथ ट्रांसफर करना दिक्कत आता है, माइट भी चार्जेस लगते होंगे ये ट्रांसफर करने के लिए। तो साहिल ने क्या किया है, यूएसए में एक एजेंट अपॉइंट किया है, सपोज सिद्धांत, ठीक है। अब सिद्धांत का काम क्या है, एवरी मंथली वो जाएगा हैरिस के पास एंड 1 लाख रुपीज रेंट रिकवर करेगा। ओके,
एंड क्वार्टरली वो ट्रांसफर करेगा कोल्हापुर के बैंक अकाउंट में, मींस एवरी क्वार्टरली 3-3 लाख रुपए वो ट्रांसफर करेगा। ओके, अब यहां पे जब 3 लाख रुपीस ट्रांसफर हो रहा है साहिल के अकाउंट में एवरी क्वार्टरली, ओके, यानी कि पूरे साल में 12 लाख रुपीस ट्रांसफर हो रहा है। सवाल यह है कि ये 12 lakhs should we consider as received in India, and if it is received in India it will be taxable in India. Should we consider as received in India? Now answer is no. Reason being, लॉ में क्या दिया हुआ है, रिसीट का मीनिंग क्या है, ऑन द, लिसन टू मी केयरफुली, ऑन द फर्स्ट ओकेजन जब इनकम जनरेट हो रहा है, दैट टाइम इफ इट इज रिसीव्ड इन इंडिया देन ओनली विल बी कंसिडर्ड एज रिसीट इन इंडिया फॉर इनकम टैक्स पर्पस। इनकम जनरेट कब हो रहा था, मंथली हो रहा था, तो एवरी मंथ फर्स्ट सिनारियो में पैसा इंडिया में ट्रांसफर हो रहा था, दैट टाइम इट इज रिसीव्ड इन इंडिया। नाउ इनकम जब जनरेट हो रहा है एवरी फर्स्ट मंथ, it is not received in India, it is received in USA only, okay, and later on it is transferred to India. Such transfer is called as remittance, and remittance is not taxable in India. For example, suppose आपके कोई से ब्रदर सिस्टर से यूएसए में या किसी दूसरे कंट्री में, वहां पे जो इनकम अर्न कर रहे हैं, ऑन द फर्स्ट ओकेजन जब इनकम जनरेट हो रहा है उनको वहीं पे मिलता है यूएसए में, बराबर। लेटर ऑन वो क्या करते हैं, आपको या पेरेंट्स को पैसे भिजवाएंगे, राइट, तो वो जो पैसे इंडिया में भेज रहे हैं क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होगा? नो, इट इज कॉल्ड एज रेमिटेंस, इट वोंट बी टैक्सेबल। ओके, द टाइम व्हेन इनकम इज जनरेटेड, दैट टाइम इफ इट इज रिसीव्ड अब्रॉड एंड लेटर ऑन इट इज ट्रांसफर्ड, इट विल बी कॉल्ड एज रेमिटेंस, इट वोंट बी टैक्सेबल इन इंडिया। तो इनकम टैक्स में रिसीव्ड का मीनिंग क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ओकेजन व्हेन इनकम इज जनरेटेड, that time if it is received in India then only it will be taxable in India. The first occasion मतलब सिंपल वर्ड्स में जब इनकम जनरेट हो रहा है, अपने एग्जांपल में इनकम जनरेट कब हो रहा था, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, क्या तब उस टाइम इंडिया में पैसे मिल रहे थे सेकंड एग्जांपल में, या यूएसए में पैसे मिल रहे थे? यूएसए में पैसे मिल रहे थे, लेटर ऑन वो क्वार्टरली इंडिया में भेज रहा है, so that is remittance and remittance will not be taxable in India. Have you understood meaning of it? Okay. Second, can we discuss, do we have time? ठीक है, चलिए, accrual and most important part, deemed to accrue, section 9 will start after break. Okay.